वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। द एनीमिया अकर्स इन पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिसीज ड्यू टू। क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित रोगियों में एनीमिया निम्नलिखित कारणों से होता है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है और सभी मोस्ट रिपीटेड हैं। और फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें जिससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित रोगियों में एनीमिया डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। प्री रेनल फेल्यूर अकर्स इन। प्री रीनल फेल्यूर निम्न में होता है। बताएं फ्रेंड्स ये किस में होता है। ये कई बार आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हार्ट फेलियर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लें यहाँ पे कि प्री रेनल कॉजेज ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर और hypovolemia due to dehydration and hemorrhage, decreased cardiac output due to congestive heart failure, hypovolemia, cardiogenic shock, thrombosis especially in renal artery। कुछ कंडीशन जैसे कि एनाफाइलैक्सिस, सेप्टिक शॉक और न्यूरोलॉजिक इंजरी में पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस का कम होना होता है। कुछ कंडीशन जैसे कि एनाफाइलैक्सिस, सेप्टिक शॉक और न्यूरोलॉजिक इंजरी में पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस का कम होना होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप पहले अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। अ क्लाइंट विद अ क्रश इंजरी टू द राइट लोअर लेग डेवलप्स ARF। A nurse describes how this type of renal failure can occur। राइट लोअर लेग में कुचलने वाली अर्थात क्रश करने वाली इंजरी युक्त एक क्लाइंट में ARF डेवलप हो गया है। एक नर्स वर्णन करती है कि इस प्रकार के रेनल फेलियर का कारण होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें तभी आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें। A client with a crash injury to the right lower leg develops ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। यहाँ पे ARF का जो पूरा नाम है वो एक्यूट रीनल फेलियर से। ठीक है, अ नर्स डिस्क्राइब्स हाउ दिस टाइप ऑफ रीनल फेलियर कैन अकर। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, रेनल कॉजेज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट है, रेनल कॉजेज। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि क्रशिंग इंजरी के दौरान, क्रशिंग इंजरी के दौरान हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से निकलने वाले नॉन प्रोटीन हीम पिगमेंट किडनी के लिए टॉक्सिक्स होते हैं। क्रशिंग इंजरी के दौरान हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से निकलने वाले जो नॉन प्रोटीन हीम पिगमेंट होते हैं वो किडनी के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। What post-operative assessment? What post-operative assessment should the physician report immediately in a patient who has undergone a kidney transplant? बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें। ठीक है,
किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए पेशेंट में कौन से पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट को फिजिशियन को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए? पहले आप अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें फ्रेंड्स, समझ लें क्वेश्चन को तब आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए पेशेंट में कौन से पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट को फिजिशियन को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। और जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml/h, ठीक है। यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml/h, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, ठीक है। यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml/h। चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा, ठीक है। आप पहले पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। इन द केस ऑफ रेनल transplant, the patient serum creatinine level during the post-operative period is 3.1 milligram per deciliter. Which of the following is an appropriate and priority action? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और सभी पूछे गए क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें समझ लें तभी आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। रेनल ट्रांसप्लांट के केस में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान मरीज का सीरम क्रिएटिनिन जो स्तर है फ्रेंड्स लेवल है वो 3.1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। निम्न में से कौन सा एक उचित और प्राथमिकता वाला एक्शन है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, एसेस फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एसेस फॉर डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन को देख लें। ऑर्गन रिसेक्शन, ऑर्गन रिसेक्शन के फीचर्स को एसेस करने के लिए, ऑर्गन रिसेक्शन के फीचर को असेस करने के लिए लेबोरेटरी वैल्यू जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड को अत्यधिक नज़दीकी से मॉनिटर करना आवश्यक होता है। ऑर्गन रिसेक्शन के फीचर्स को एसेस करने के लिए लेबोरेटरी वैल्यू जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया और यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा नज़दीकी से मॉनिटर करना चाहिए या मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए यदि नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उसकी अगर मात्रा बढ़ी हुई है तो ऑर्गन रिसेक्शन के अन्य लक्षणों जैसे कि यूरिन आउटपुट का कम होना, एडेमा, वेट गेन 0.9 से 1.4 kg इन 24 आवर्स, हाइपरटेंशन, टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, पेन अथवा ग्राफ्टेड साइट पर टेंडरनेस होना और WBC का स्तर भी बढ़ना आदि को नर्स द्वारा असेस करना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप अच्छे से पढ़ लिया करें क्योंकि एक्सप्लेन पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपको समय नहीं है आपके पास तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में पढ़ लें, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। आपका जो ESIC का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है, 7 जुलाई, मतलब आपके पास समय सिर्फ 5 दिन बचा हुआ है, शेष 5 दिन समय बचा हुआ है, सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और देखिए फ्रेंड्स इसके बाद तुरंत ये RML का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, RML का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है क्योंकि ये लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे अब आपको। RML का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PGI DSSB का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। तो आप लोग हिम्मत मत हारें, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ESIC का एग्ज़ाम देकर आराम करने लगे, ठीक है, बैठ जाएं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी तैयारी करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है, ये मैं लिख कर दे दूंगा कि आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आप आराम मत करिए, भले ही चलें, स्लो चलें, बस चलते रहें, ठीक है, बैठे मत। तो आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं।
ठीक है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन को पढ़ लिया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। अच्छे से पढ़ लें आप। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट अ नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर अ ट्रांसप्लांटेड किडनी इज वर्किंग? क्या एक ट्रांसप्लांटेड किडनी काम कर रही है, इसका निर्धारण करने के लिए नर्स के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण टेस्ट को जांचना चाहिए? बताएं। देखिए फ्रेंड्स, ये एएसआईसी टॉपनर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो। ठीक है, इसलिए हम यही कहते हैं कि आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। ठीक है, पढ़े क्वेश्चन को। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट अ नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर अ ट्रांसप्लांटेड किडनी इज वर्किंग? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। क्या एक ट्रांसप्लांटेड किडनी काम कर रही है, इसका निर्धारण करने के लिए जिस किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है क्या वो अच्छे से काम कर रही है, इसका निर्धारण करने के लिए नर्स के द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण टेस्ट करना होगा, या टेस्ट करने की मतलब टेस्ट के लिए जांच करनी होगी? बताएं फ्रेंड्स, कौन सा महत्वपूर्ण टेस्ट को जांचना होगा? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीरम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, इसे देखने के लिए आप सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, और आंसर दें। पहले आप पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। द नर्स इज डेवलपिंग a nursing care plan for a client diagnosed with ESRD एंड स्टेज रेनल डिसीज। ठीक है, इसका पूरा नाम है एंड स्टेज रेनल डिसीज। विच नर्सिंग प्रॉब्लम वुड बी दी हाइएस्ट प्रियोरिटी फॉर दिस क्लाइंट? नर्स ESRD अर्थात एंड स्टेज रेनल डिसीज से डायग्नोज एक मरीज के लिए नर्सिंग केयर प्लान डेवलप कर रही है। इस क्लाइंट के लिए कौन सी नर्सिंग प्रॉब्लम की उच्च प्राथमिकता होगी? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सभी मोस्ट रिपीटेड हैं और आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। और लास्ट में आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इस प्रैक्टिस सेट में आपके 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 20 में आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, एक्सेस फ्लूइड वैल्यू। क्या होगा? एक्सेस फ्लूइड वैल्यूम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एएसआईसी टॉप नर्स में पूछा गया है फ्रेंड्स 2010 में। विच इज द फर्स्ट सिम्टम्स असेस्ड बाय द नर्स इन हॉकिंग डिसीज? बताएं फ्रेंड्स, हॉकिंग डिसीज। हॉकिंग डिसीज में नर्स के द्वारा कौन सा फर्स्ट सिम्टम एसेस किया जाता है? गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? हॉकिंग डिसीज में नर्स के द्वारा कौन सा फर्स्ट सिम्टम्स एसेस किया जाता है फ्रेंड्स? आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड्स। क्या एसेस किया जाएगा कि जो नेक में जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग तो नहीं है। ठीक है, सूजन को अब चेक करेंगे, लिम्फ नोड्स में सूजन को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का एक पेनलेस एनलॉजमेंट होना हॉकिंग डिसीज का पहला साइन होता है। सर्वाइकल लिम्फ नोड का जो पेनलेस एनलार्जमेंट होना, ठीक है, पेनलेस एनलार्जमेंट, ठीक है, होना क्या होता है? हॉकिंग डिसीज का पहला साइन होता है। ऑक्सिलरी लिम्फ नोड दूसरे नंबर पर तथा फिर इंग्युइनल लिम्फ नोड सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इंग्युइनल लिम्फ नोड सम्मिलित होते हैं। हॉकिंग के मरीज में अर्ली स्टेज में नेक, ठीक है, नेक यहाँ पे, ठीक है, गर्दन आती है आपकी। सर्वाइकल नोड्स इन्वॉल्व फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है आपका? नेक
देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है, ठीक है। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो होता है, ये क्या होता है, पहला साइन होता है नेक में। तो सर्वाइकल नोड्स इन्वॉल्व फर्स्ट, अथवा एक्जिला, अथवा ऑर्पिट, सॉरी यहाँ पे आर्म पिट में पेनलेस लंब या फिर एनलॉज्ड लिम्फ नोड के अलावा कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें पहले। A 10-year-old child with possible Hawking disease is being assessed by a nurse. The nurse knows which of the following data are the main symptoms of this disease. हॉकिंग डिसीज से संभावित या संबंधित 10 वर्ष के बच्चे का नर्स के द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है। नर्स जानती है कि निम्न में से कौन से डाटा इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। अ 10-year-old चाइल्ड विद पॉसिबल हॉकिंग डिसीज इज बीइंग असेस्ड बाय अ नर्स। द नर्स नोज, जो नर्स है वो जानती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, ठीक है, कि इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है, नर्स को पता है। तो बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, पेनलेस फर्म एंड मूवेबल एडेनोपैथी इन दी सर्वाइकल एरिया, ठीक है, आपका बी यहाँ पे राइट होगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लें कि बच्चों में सुप्राक्लेविकुलर एरिया, बच्चों में सुप्राक्लेविकुलर एरिया जिसे सेंटिनल नोड में पाए जाने वाला एनलॉज्ड फर्म नॉन टेंडर पेनलेस मूवेबल नोड प्रथम एनलॉज नोड हो सकता है फ्रेंड्स। बच्चों में सुप्राक्लेविकुलर एरिया में पाया जाने वाला जो एनलॉज्ड फर्म नॉन टेंडर पेनलेस मूवेबल नोड्स प्रथम एनलॉज्ड नोड्स हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। द auscultatory area is in the left mid clavicular line at the level of the fifth intercostal space. फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में ऑस्कल्टेटरी एरिया होता है। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में ऑस्कल्टेटरी एरिया होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिट्रल, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, मिट्रल ऑस्कल्टेटरी एरिया होता है। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स की एपिकल पल्स की साउंड, जो आपकी एपिकल पल्स होती है उसकी साउंड मिट्रल वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण सुनाई देती हैं। ये कब सुनाई देती हैं फ्रेंड्स, जो एपिकल पल्स की जो साउंड होती है वो मिट्रल वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण सुनाई देती है। हार्ट के अपेक्स के ऊपर की चेस्ट वाल का वह एरिया जहां से मिट्रल वाल्व साउंड बेस्ट सुनाई देती है मिट्रल एरिया कहलाता है, जो प्रायः मिड क्लेविकुलर लाइन पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। ऑन विच एरिया द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड टू एसेस द एपिकल पल्स। स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को कौन से एरिया पर रखकर एपिकल पल्स को एसेस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार आप पढ़ भी चुके हैं और जो भी कैंडिडेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, और लगभग सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को कौन से एरिया पर रखकर एपिकल पल्स को एसेस करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा है, मेट्रल एरिया, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, ये भी 2016 में पूछा गया है ESIC में। वेयर इज द एपिकल पल्स ऑफ द हार्ट यूजुअली लेफ्ट। बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर। हार्ट की एपिकल पल्स प्रायः कहाँ महसूस होती है। सिंपल क्वेश्चन है। हार्ट की एपिकल इम्पल्स
प्राय कहाँ पर महसूस होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स राइट होगा, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना ये, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था ना, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को। एपिकल पल्स इज फेल्ट एट, शीर्ष नाड़ी इस स्थान पर महसूस होती है। जो शीर्ष नाड़ी है वो किस स्थान पर महसूस होती है? सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताएं, सभी पूछे गए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पूछा ना गया हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। द हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज, स्वस्थ सामान्य शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? जो स्वस्थ एक सामान्य शिशु है उसकी ऊंचाई पूछी गई कितनी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द हाईएस्ट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 18 से 20 इंच होती है। कितनी होती है? 18 से 20 इंच होती है स्वस्थ सामान्य शिशु की ये ऊंचाई होती है, 18 से 20 इंच। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूनेट बेबी, या सॉरी बॉडी, नवजात शिशु के शरीर की सामान्य लंबाई कितनी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखकर भी तुरंत आंसर दे सकते हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा तभी आंसर दे पाएगा, ठीक है। बताएं क्या होगा राइट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेट बॉडी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन लेंथ इन दी फर्स्ट 100 ईयर ऑफ लाइफ इज, जीवन के प्रथम 100 वर्ष में लंबाई में अनुमानित वृद्धि कितनी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन लेंथ इन दी फर्स्ट 100 ईयर ऑफ लाइफ इज, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे सी सॉरी ए राइट होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को, आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। हाउ मच परसेंटेज ऑफ बॉडी लेंथ विल इंक्रीज इन अ नॉर्मल एवरेज इन्फेंट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, एक नॉर्मल एवरेज इन्फेंट में एक वर्ष पर बर्थ से कितनी परसेंटेज बॉडी लेंथ में बढ़ोतरी होगी? ये ESIC स्टॉपनस फरवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ बॉडी लेंथ विल इंक्रीज इन अ नॉर्मल एवरेज इन्फेंट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, एक नॉर्मल एवरेज इन्फेंट में एक वर्ष पर बर्थ से कितनी परसेंटेज बॉडी लेंथ में बढ़ोतरी होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्या होगा? 50%, ठीक है, 50% होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को और आंसर दें, ठीक है, आप अच्छे से पहले पढ़ लें इसे। व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे, जो न्यूनेट है नवजात शिशु है इसका प्रतिदिन जो औसत वजन है कितना बढ़ता है? तो बताएं फ्रेंड्स ये कितना बढ़ता है इसका औसत वजन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है, 25 से 30 ग्राम पर डे, 25 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को थोड़ा सा देख लें कि द वेट गेन फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, द वेट गेन फॉर फर्स्ट 3 मंथ, 3 महीने पर कितना बढ़ता है? इज 25 टू 30 ग्राम पर डे, 3 महीने तक कितना बढ़ता है? 25 से 30 ग्राम पर डे एंड 400 ग्राम पर मंथ टिल 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 1 साल की एज तक वजन का इस तरह से बढ़ता है कि 25 से 30 ग्राम पर डे या फिर 400 ग्राम पर मंथ या फिर टिल 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 1 साल तक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 19 को और आंसर दें।
Expected weight of a child at 1 year whose birth weight was 3.5 kg. एक वर्ष की आयु में उस बच्चे का अपेक्षित वजन किसका वजन जन्म के 3.5 किलोग्राम था। बताएं फ्रेंड्स, एक वर्ष की आयु में उस बच्चे का अपेक्षित वजन जिसका वजन जन्म के वजन के 3.5 किलोग्राम था। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 10.5 किलोग्राम। ठीक है, 10.5 kg। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। एयर ब्रोंकोग्राम इज एक्सरे इज सीन इन केस ऑफ। एक्सरे में एयर ब्रोंकोग्राम निम्नलिखित मामलों में देखा जाता है। ये भी फ्रेंड्स एसआईसी स्टाफ नर्स फरवरी 2019 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो बताएं फ्रेंड्स ये क्या होगा इसका राइट आंसर। एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इज सीन इन केस ऑफ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, आरडीएस। क्या होगा, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं। आरडीएस में एक्सरे में एयर ब्रोंकोग्राम अर्थात ब्लैक एयर फिल्ड ब्रोंकी सीन अगेंस्ट वाइट एयरलेस एल्वोली के साथ होमोजेनस ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, आरडीएस में एक्सरे में एयर ब्रोंकोग्राम्स के साथ होमोजेनस ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई देता है फ्रेंड्स, अर्थात इंडिकेटिंग पुअरली ऑरेटेड एल्वोली दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए फ्रेंड्स तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।